बच्चों, आज हम विषय E308 पावर सिस्टम थर्ड के अंतर्गत जो अध्याय हमारा चल रहा है इंटरकनेक्शन ऑफ पावर स्टेशंस, यानी जो शक्ति केंद्र हैं उनका किस प्रकार से अंतर्योजन किया जाए, उसमें क्या क्या इश्यूज़ होते हैं, क्या क्या उसमें समस्याएं आती हैं और उनका निवारण किस प्रकार से किया जाता है, ये सब हम इस अध्याय के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। आज हम इस विषय के अंतर्गत जो अंतिम टॉपिक है, इस चैप्टर का जो अंतिम टॉपिक है उसका हम अध्ययन करेंगे। ये है रिएक्टिव पावर रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग पीक एंड ऑफ पीक आवर्स, यानी पीक और ऑफ पीक आवर्स में रिएक्टिव पावर की रिक्वायरमेंट कितनी होती है, किस प्रकार से होती है, उसको किस प्रकार से बैलेंस किया जाता है, उसके बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, जहाँ तक क्योंकि आपको पता है कि ज़्यादातर पावर स्टेशंस आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। अब किस तरीके से हम रिएक्टिव पावर को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार रिएक्टिव पावर के डिस्टरबेंस के कारण सिंक्रोनिज्म ब्रेक हो जाता है। कई बार जो इस पावर स्टेशन जब उनका सिंक्रोनिज्म टूट जाता है, आउट ऑफ कनेक्शन हो जाते हैं, उनका कनेक्शन हट जाता है, उसके कारण और भी समस्याएं आती हैं। कई बार इसकी जो सीवियर रूप जो है ब्लैकआउट्स के रूप में भी सामने आते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है रिएक्टिव पावर की रिक्वायरमेंट कितनी होती है और उसे हम किस प्रकार से मैनेज करते हैं। तो अब जानते हैं कि जब भी हम पावर सिस्टम के अंतर्गत ऑपरेशन करते हैं तो भार में लगातार परिवर्तन होता रहता है। भार कभी भी स्थिर नहीं रहता। भार में अब यदि हम सामान्य तौर पर देखें तो शाम को 6 बजे से लेके 8, 9, 10 बजे तक 6 से 10 तक अधिकतम भार सामान्यतया पाया जाता है। उस समय घर का भार भी ज़्यादा होता है, कॉमर्शियल भार भी ज़्यादा होता है, इंडस्ट्रीज़ भी सब बंद नहीं होती, उस समय चल रही होती हैं, तो उस समय जो है अधिकतम भार होता है। लेकिन रात के आप 2 बजे 4 बजे करीब देखोगे तो भार जो है उस समय कम हो जाएगा। तो भार जो है वो हमेशा चेंज होता रहता है। उस चेंज लोड के हिसाब से हम रिएक्टिव पावर को किस प्रकार से मैनेज करें। अब भार में परिवर्तन दिनों के हिसाब से भी होता है, यानी जैसे संडे का भार अलग तरह से पैटर्न करेगा और कोई वर्किंग डे होगा, जैसे मान लीजिए सोमवार या मंगलवार है, तो उसका भार अलग प्रकार से बिहेव करेगा। उसी प्रकार से मौसम के हिसाब से भी भार में परिवर्तन होता है। जैसे गर्मी के अंदर भार ऑटोमेटिकली बहुत बढ़ जाता है क्योंकि इसमें स्पेस कूलिंग की आवश्यकता होती है। सर्दी के अंदर हमारे देश में कम भार होता है क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई स्पेस हीटिंग का ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है। बहुत ही कम लोग हैं जो हीटर वगैरह का प्रयोग स्पेस हीटिंग के लिए, कमरे का तापमान बढ़ाने के लिए उपयोग करते हैं। ज़्यादातर लोग नेचुरल वे से ही उस कमरे के तापमान को नियंत्रित करते हैं, किसी भी तरीके की बिजली के उपकरणों का प्रयोग इसमें नहीं करते। तो इसलिए भारत में गर्मियों के अंदर पीक लोड रहता है। इसके अलावा एग्रीकल्चर लोड भी गर्मियों के अंदर मैक्सिमम होगा क्योंकि जब बरसात हो जाएगी तो सिंचाई की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। तो इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि मौसम के हिसाब से भी भार परिवर्तित होता है और दिनों के हिसाब से भी चेंज होता है। तो जब भार अलग अलग होता है तो रिएक्टिव पावर की रिक्वायरमेंट भी अलग अलग होती है। रिएक्टिव पावर यानी Q, जो हमने पढ़ा रिएक्टिव पावर या अक्रियाशील शक्ति, उसकी आवश्यकता भी अलग अलग होती है। एक्चुअली रिएक्टिव पावर इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि रिएक्टिव पावर से ही वोल्टेज को कंट्रोल किया जा सकता है। जो वोल्टेज हम जनरेट कर रहे हैं, जो वोल्टेज हम ट्रांसमिट कर रहे हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए रिएक्टिव पावर को कंट्रोल करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो पावर सिस्टम के अंदर बहुत सारे वोल्टेज लेवल्स होते हैं। जैसे आपको पता है कि सामान्यतया 400 kV, 220 kV, 132 kV। उसके बाद यदि हम डिस्ट्रीब्यूशन में आए
तो 33 kV 11 kV ये वोल्टेजेस रहते हैं। या LT का कोई डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है तो उसमें 400-415 वोल्ट करीब इतना वोल्टेज रहता है। जो भी बड़े जनरेटर्स हैं या मीडियम साइज़ के जनरेटर्स हैं वो बसों के द्वारा आपस में इंटरकनेक्ट रहते हैं। और इंटरकनेक्शन के क्या लाभ है वो सब हम इस अध्याय के अंतर्गत पढ़ चुके हैं। आज तो हम उसकी रिएक्टिव पावर रिक्वायरमेंट के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो ये ट्रांसफॉर्मर्स और जो डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क है उसके द्वारा आपस में अंतर्योजित होते हैं या इंटरकनेक्टेड होते हैं। अब हम दोनों स्थितियां देखते हैं कि पीक आवर्स में क्या होता है, ऑफ पीक आवर्स में क्या होता है। देखिए, जब पीक आवर्स होते हैं यानी जब लोड अधिकतम होता है उस समय लगभग सारी यूनिट्स, सारे पावर स्टेशंस चल रहे होते हैं। तो उस समय सारे पावर स्टेशन जो है अंडर ऑपरेशन होते हैं, उनका प्रचालन चल रहा होता है। ऑफ पीक आवर्स में हम क्या करते हैं कि जो कम दक्षकारी हैं यानी जो लेस इफिशिएंट यूनिट्स हैं, अदक्षकारी इकाइयों को शट डाउन कर दिया जाता है जिससे कि ओवरऑल कॉस्ट कम की जा सके। हम कम बंद शट डाउन तो किसी का भी कर सकते हैं, लेकिन कॉस्ट कम करने के लिए हम हमेशा जो लेस एफिशिएंट होती हैं, अदक्षकारी होती हैं यूनिट्स, उन्हीं का शट डाउन करते हैं। अब हर एक जनरेटर में एक ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर या स्वतः वोल्टता नियामक जुड़ा हुआ होता है जिससे कि वोल्टेज रेंज में ही रहे। जनरेशन ही जब एक रेंज के अंदर होगा, उस रेंज के पार नहीं जाएगा तो उससे वोल्टेज को कंट्रोल करना आसान हो जाएगा। अब जब पीक आवर्स होंगे तो श्रेणी प्रेरकत्व के द्वारा यानी जो सीरीज इंडक्टर है उसके द्वारा अवशोषित VARs लाइन शंट द्वारा उत्पन्न VAR की तुलना में अधिक होती है। यानी जो हम सीरीज में इंडक्टर लगा रहे हैं, जो सीरीज इंडक्टर लगा हुआ है उसके द्वारा अवशोषित या एब्जॉर्ब की हुई वाट्स यानी VAR यानी जो रिएक्टिव पावर है वो जो शंट कैपेसिटर्स हैं उनके द्वारा उत्पन्न VARs की तुलना में अधिक होती है। अब इससे क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप कम करने के लिए दोनों सिरों पर यानी जो सेंडिंग एंड है और जो रिसीविंग एंड है उन दोनों सिरों पर VAR इंपोर्ट की यानी रिएक्टिव पावर के इंपोर्ट की आवश्यकता होती है। जब पश्चिमगामी VARs के लिए यानी अगर लैगिंग VARs हैं तो उसमें उसकी जो आवश्यकता है वो उपभोक्ता की मांग के अनुसार होनी चाहिए। अतः आवश्यकता अनुसार VARs का मतलब है कि रिएक्टिव पावर। एक्चुअली जो एक्टिव पावर है उसको P से या क्रियाशील शक्ति से डिनोट करते हैं, सक्रिय शक्ति कहते हैं। और जो रिएक्टिव पावर होती है उसको निष्क्रिय शक्ति या इसको कई बार VARs के रूप में भी लिखते हैं, वोल्टेज एम्पियर रिएक्टिव, इस रूप में भी लिखते हैं। तो इसकी आवश्यकता के अनुसार इसका नियंत्रण किया जाना चाहिए। तो इससे क्या हो, अब जब पीक आवर्स होंगे उस समय जनरेटर का पावर फैक्टर कम हो जाएगा और ये लगभग 0.8 के आसपास आ जाता है, लैगिंग पावर फैक्टर लैगिंग। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए जो हमने कई बार ये अध्ययन किया है कि पावर फैक्टर अगर कम होगा तो हमें ज़्यादा इंस्टॉल कैपेसिटी करनी पड़ेगी। उसी इंस्टॉल कैपेसिटी से यदि हम ज़्यादा लोड को सप्लाई देना चाहते हैं तो पावर फैक्टर को इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो इसके लिए उस समय जब पीक आवर्स होंगे उस समय शंट कैपेसिटर की आवश्यकता इसमें होगी। तो शंट कैपेसिटर इसमें लगाया जा सकता है। जैसे पीक आवर्स की स्थिति हो गई, पीक आवर्स में पावर फैक्टर लैगिंग होगा और लगभग 0.8 के आसपास ये पावर फैक्टर आ जाएगा गिर के। तो उसके लिए उस समय शंट कैपेसिटर्स की आवश्यकता होगी। जनरेशन
स्टेशन, जनरेटिंग स्टेशन के ऊपर ही। अब ऑफ पीक स्थिति, इसका अध्ययन करते हैं। ऑफ पीक स्थिति में क्या होता है कि उपभोक्ताओं द्वारा अवशोषित VARs, यानी जो कंज्यूमर द्वारा जो एब्जॉर्ब किए हुए VARs हैं, यानी रिएक्टिव पावर है, उसकी तुलना में उत्पादित VAR कई गुना ज़्यादा हो जाती है। ऑफ पीक आवर्स में कंज्यूमर का लोड तो कम हो जाता है, लेकिन जनरेशन जो है वो ज़्यादा रहता है, तो VAR का जनरेशन भी इस स्थिति में ज़्यादा रहता है। इस प्रकार की स्थिति में जो पश्चिगामी, जो लैगिंग VARs हैं, वो उत्तेजन की स्थिति में चलने पर जनित्र द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, यानी जो जनरेटर द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। इस प्रकार पश्चिगामी VARs को जनरेटर द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। कई बार दूसरे उपाय भी इसमें किए जाते हैं, जैसे शंट रिएक्टर, वहाँ तो हम शंट कैपेसिटर जोड़ रहे थे लेकिन जब पीक आवर्स थे। ऑफ पीक आवर्स में जो शंट रिएक्टर्स हैं उनको इसमें जोड़ दिया जाता है। और कई बार क्या करते हैं कि वो लाइनें जिसके ऊपर लोड नहीं है उनको भी सर्किट से हटा देते हैं। ये 2-3 तरीके के उपाय, ये एक्स्ट्रा उपाय हैं। यदि हम सिर्फ जनरेटर द्वारा ये पूरा एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा, तो उस समय रिएक्टिव पावर को कंट्रोल करने के लिए शंट रिएक्टर ऑफ पीक आवर्स में जोड़े जाते हैं। ये रिएक्टर्स होते हैं। एक्चुअली अगर आप जब ये सिंक्रोनस मोटर के बारे में पढ़ें, कई बार सिंक्रोनस कंडेंसर्स का जब प्रयोग करते हैं तो इसको एज ए रिएक्टर भी चला सकते हैं और एज ए सिंक्रोनस कंडेंसर के रूप में भी चलाया जा सकता है। तो इसके द्वारा भी इस तरीके से पावर फैक्टर को पीक आवर्स और ऑफ पीक आवर्स में अलग अलग स्थितियों में कंट्रोल किया जाता है। सामान्यतया शंट रिएक्टर्स GSS वगैरह पर लगे होते हैं और उसके द्वारा उनको सर्किट में जोड़ने से, या वो लाइनें जो कि उस समय काम नहीं आ रही, ये उनको सर्किट से अलग करके इस प्रकार से हम जो रिएक्टिव पावर है इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि यदि ऑफ पीक आवर्स जब होते हैं, यानी जब लोड काफ़ी कम होता है, चाहे मौसम के हिसाब से हो या दिनों के हिसाब से हो या दिन के घंटों के हिसाब से हो, इन स्थितियों में पीक आवर्स की तुलना में जो रिएक्टिव पावर का प्रोडक्शन है या उसका जनरेशन है, उसकी और एब्जॉर्ब कितनी रिएक्टिव पावर जनरेट हो रही है और कितनी रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब हो रही है, इन दोनों के बीच का बैलेंस करना कठिन कार्य होता है। तो मुश्किल कार्य है जब ऑफ पीक आवर्स है। जब पीक आवर्स होते हैं तो इतनी समस्या नहीं आती, क्योंकि उस समय तो सिर्फ कैपेसिटर, शंट कैपेसिटर जोड़ने से काम चल जाता है। लेकिन जब ऑफ पीक आवर्स होते हैं उस समय रिएक्टिव पावर को कंट्रोल करना बहुत कठिन हो जाता है और वो एक चैलेंजिंग काम हो जाता है। तो उस समय ये इसका बैलेंस बनाए रखना, यानी कितनी पावर, रिएक्टिव पावर उसमें जनरेट हो रही है और कितनी रिएक्टिव पावर उसमें एब्जॉर्ब हो रही है, इन दोनों का बैलेंस बनाए रखना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो ये हमने पढ़ा कि रिएक्टिव पावर की रिक्वायरमेंट, यानी अक्रियाशील शक्ति की आवश्यकता पीक आवर्स में और ऑफ पीक आवर्स में। पीक आवर्स आप समझ ही गए कि जिस समय में मांग अधिकतम है, जिस समय में जो मांग है वो अधिकतम है। जैसे प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊं तो शाम के समय मांग अधिकतम होती है, और ऑफ पीक आवर्स का मतलब है कि जिस समय मांग सबसे कम है, या मतलब पीक आवर्स के अलावा का जो समय होता है उसको ऑफ पीक आवर्स बोलते हैं। तो उस समय में ऑफ पीक आवर्स के समय इस रिएक्टिव पावर को मैनेज कर पाना कठिन और चैलेंजिंग होता है, और इसको बहुत प्रयासों के साथ मैनेज किया जाता है।
और पीक आवर्स में कैपेसिटर्स के द्वारा मैनेज किया जाता है। तो इस तरह से हमारा ये जो इंटरकनेक्शन ऑफ पावर स्टेशंस है वो अध्याय पूरा होता है। अब हम अगले वीडियो में नया अध्याय आरंभ करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।